ननद रानी, चोरी तो आप जैसे गरीब ही कर सकती हैं। रचना बोली, भाभी, माना आप उम्र और ओहदे दोनों में मुझसे बड़ी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। मैं तो कल आपको आपकी चैन ढूंढने में मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। आपने इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप अपनी उस ननद पर इल्जाम लगा रही हैं जिस ननद ने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। आज इतनी दूर ससुराल से इजाज़त लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ। भला मैं अपनी ही भाभी की चैन चुराऊंगी, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बोलकर रचना रोने लगी। देखा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो मेरी चैन चुरा ली और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। राघव एक ये ऐसे ही नहीं मानने वाली, गुस्से में बोली सुरभि। राघव बोला, रचना देख, हम तेरे घर की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच आ गया होगा। अब हमारे घर के ठाठ बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं और तू ठहरी गरीब। हम जानते हैं यह चैन तूने ही चुराई है, इसलिए चैन वापस दे दे, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। इससे अच्छा होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर तो जैसे रचना पूरी टूट गई। आंखों से आंसू लगातार बहती जा रही थी। रचना ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया और हैंडबैग में से भी सब कुछ निकालकर पलंग पर फेंक दिया और बोली, लीजिए देख लीजिए सब कुछ, और भी फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन कर दीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया। और मैं यह सब यही छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ। कहीं किसी कपड़े में खुफिया जेब में मैंने वह चैन ना छुपा रखी हो। कहकर रोते रोते रचना अपने मायके से निकल गई। पिता मोहन जी, छोटा भाई रोहन, भाभी नंदिनी सभी एक हंगामा देख अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और रचना को रोकने लगे, मगर रचना गुस्से में घर से बाहर गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली और सीधा स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी रचना के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह अतीत के गलियारे में खो गई। रचना, राघव और रोहन तीनों भाई बहन की परवरिश मोहन जी और विमला जी ने बहुत प्यार से की थी। बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे मोहन जी, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चों और पत्नी को खुश रख पाए। राघव शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, गांव में ज़्यादा सुविधाएं न होने के कारण मोहन जी को राघव को पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेजना पड़ा। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे और तीनों की पढ़ाई और उनकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। मोहन जी की दूध और किराए की दुकान थी, जहाँ वे दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएं। विमला जी भी मोहन जी का व्यापार में खूब साथ देती। छोटा भाई रोहन, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी अब मोहन जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हालांकि माँ बाप ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने का कहा था, मगर रोहन बोला, पापा मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और मैं आपके पैसे बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा मैं आपके साथ मिलकर दुकान पर ध्यान दूं। उस समय रोहन की ये बात सुनकर मोहन जी और विमला जी को रोहन पर एक बार के लिए तो गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि रोहन भी राघव की तरह खूब मेहनत करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, मगर रोहन दुकान पर बैठना चाहता था। खैर, बेटे के जिद के आगे मोहन जी और विमला जी ने घुटने टेक दिए और रोहन को दुकान पर बैठा दिया। वहाँ राघव पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। डिग्रियों की कोई कमी ना होने के कारण राघव की बहन अच्छी नौकरी लग गई और राघव ने अपने गांव के घर में सारी भौतिक सुविधाओं को भरना शुरू कर दिया, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, टीवी इत्यादि। और रोहन दुकान से घर का खाने पीने और कपड़ों लत्तों का खर्चा निकाल लेता था। राघव के बॉस सुखवंत जी को राघव शुरू से ही पसंद था। सुखवंत जी बहुत पैसे वाले धनी व्यक्ति थे। उनकी इकलौती बेटी सुरभि के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे, मगर सुखवंत जी को एक घर जमाई की तलाश थी और वे यह बात अच्छे से जानते थे कि कोई भी पैसे वाला लड़का उनका घर जमाई नहीं बनेगा। इसलिए वे चाहते थे कि राघव से उनकी बेटी सुरभि की शादी करा के उसे हमेशा के लिए अपना घर जमाई बना लूं। राघव की ईमानदारी और होशियारी से सुखवंत जी बहुत आकर्षित थे। एक रोज उन्होंने राघव को ऑफिस के काम से घर बुलाया और अपनी बेटी सुरभि से मिलवाया। सुरभि एक पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। सुरभि को राघव पहली नजर में ही भा गया। बातों बातों में सुखवंत जी ने राघव से पहले दिल की बात कह दी कि वे सुरभि की शादी राघव से करना चाहते हैं।
मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि वे राघव को घर जमाई बनाना चाहते हैं। राघव को भी सुरभि पसंद आ चुकी थी। वह बोला, यदि इस रिश्ते के लिए मेरे माँ पिताजी हाँ कह देंगे तो वह यह शादी कर लेगा। दूसरे दिन राघव ने फोन पर अपने माँ बाप को यह सूचना दी और वे लोग भी शादी तय करने शहर आ पहुंचे। रिश्ता मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। राघव और सुरभि की शादी के बाद सुखवंत जी ने उनके लिए कश्मीर घूमने की टिकट निकाल ली और दोनों अपने हनीमून चले गए। हनीमून से आकर जब राघव और सुरभि अपने गांव के घर आए, सुरभि थोड़े ही दिनों में वहां रच बस गई और ननद रचना से उसकी खूब जमने लगी। बस 15 दिन की बात थी, इसलिए सुरभि ने वहां एडजस्ट कर लिया और वापस शहर लौट आई। शहर आकर वह राघव से बोली, राघव, मेरे पापा कह रहे थे कि उनके बंगले का पूरा ऊपर वाला फ्लोर वैसे भी खाली पड़ा है, तो हम लोग हमेशा के लिए वहां रहने चले जाएं और इससे हमारा इस घर का किराया भी बचेगा। राघव बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती हो कि मैं घर जमाई बनकर जाऊं और समाज वाले क्या बोलेंगे? कल के दिन मेरे माता पिता को पता चला तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सभी के सामने। सुरभि बोली, इसमें घर जमाई वाली क्या बात है? वैसे भी वह सब हमारा ही तो है। पहले तो राघव तैयार नहीं हुआ, मगर जब सुखवंत जी ने खुद बहुत आग्रह किया और बोले, बेटा राघव, मेरे बाद यह करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी तो है, जो कल होगा उससे बेहतर है आज ही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और सुरभि हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे भी सुरभि के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। यह सब बातें सुन राघव को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि ऑफिस के बॉस होने के साथ साथ सुखवंत जी अब उनके ससुर भी थे। यहाँ छोटे भाई रोहन की शादी के लिए नंदिनी को पसंद किया जाता है, जो गांव की सीधी सादी लड़की थी। रोहन की शादी में भी राघव और सुरभि नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दोनों किसी फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे जो सुखवंत जी ने आयोजित किया था। नंदिनी शादी के बाद अपने सास ससुर घर सब अच्छे से संभाल लेती है, जिससे रचना बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे वही डर था कि कल के दिन कहीं उसके माता पिता अकेले ना रह जाएं। मगर नंदिनी जैसी बहू पाकर सभी बहुत खुश थे। रचना भी अब बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, जिसमें से मनोज, जो कि पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का था, उससे रचना की शादी तय कर दी जाती है। मगर शादी के दौरान सुरभि प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी में आने के लिए मना कर देती है और राघव भी कहता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो यहाँ सुरभि का ध्यान कौन रखेगा। वह भी शादी में आने से मना कर देता है। राघव और सुरभि तो जैसे गांव वापस आना ही नहीं चाहते थे। हर बार उनके पास गांव ना आने का एक नया बहाना होता था। राघव भी अब सुरभि के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। दोनों को गांव से अब कुछ मतलब ही नहीं था। सब देखकर भी घरवाले कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। रचना की शादी के थोड़े ही दिनों पश्चात माँ विमला जी अचानक चल बसी। तब सिर्फ राघव भैया आए थे। सुरभि भाभी को प्रेग्नेंट के दौरान आराम करने को कहा गया था, इसी वजह से राघव भैया माँ के क्रियाक्रम के बाद तुरंत वापस चले गए। थोड़े ही महीनों में खबर आई कि सुरभि भाभी के गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन न होने की वजह से उनका अबॉर्शन कराना पड़ा। इस खबर से सभी बहुत दुखी हुए। छोटी भाभी नंदिनी ने सुरभि भाभी से कहा कि वे बस एक बार यहाँ आ जाए तो यहाँ वे उनकी सेवा कर पाएंगी, क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। राघव कार में बैठाकर सुरभि को यहाँ ससुराल ले आया और राघव ने यहाँ और सुख सुविधाएं भर दी ताकि सुरभि को कोई कमी ना रह जाए। रचना भी अपने ससुराल से इजाजत लेकर थोड़े दिन सुरभि भाभी की देखभाल के लिए मायके आई। अब नंदिनी और रचना मिलकर सुरभि का खूब ध्यान रखने लगी। मगर ये क्या, उस दिन आए फोन से रचना अंदर तक हिल गई। रचना के पति मनोज को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि मनोज कर्ज में डूब गया था। रचना फोन रखकर फपक फपक कर रो पड़ी। छोटे भाई रोहन और भाभी नंदिनी ने रचना को सांत्वना दी और बोले, पगली फिक्र मत कर, तेरे दो भाई हैं, हम लोग तेरी मदद जरूर करेंगे। रोहन ने अपने भाई होने का कर्तव्य यह कहकर पूरा किया था, क्योंकि ऐसे वक्त में प्यार से बोले दो शब्द भी दिल पर लगी चोट पर मरहम का काम करते हैं। रचना का इस खबर के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा था, मगर सुरभि भाभी की नाजुक हालत को देखकर वह सब काम कर रही थी। रोज सुरभि को पूरी बॉडी मालिश रचना ही कर देती थी और उसके लिए पौष्टिक खाना नंदिनी बनाती थी। आज भी रचना ने सुरभि को बॉडी मालिश की और सुरभि बाथरूम से नहाकर आई तो अपनी सोने की चैन ढूंढने लगी। वह बोली, मैंने रोज की तरह चैन निकाल कर ही ड्रॉवर में तो रखी थी। रचना भी सुरभि को चैन ढूंढने में मदद करने लगी, मगर चैन कहीं नहीं मिली। नंदिनी रसोई से आई तो बोली, मेरी कामवाली जमुना यहाँ काम कर रही थी, मगर वह तो हमारे यहाँ तब से है जब से रचना, रोहन और राघव भैया की शादी भी नहीं हुई थी। वह ऐसा क्यों करेगी? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ सुरभि का माथा ठनक गया था, क्योंकि 40 ग्राम की चैन घर से गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी।
उसे उस रात नींद नहीं आई क्योंकि सुरभि को रचना पर शक होने लगा था और दूसरे दिन रचना अपने ससुराल जाने वाली थी। इसलिए दूसरे दिन उसने रचना के बाथरूम में जाने के बाद राघव से कहकर उसके बैग की तलाशी ली और उसे यूं अपमानित होना पड़ा। ट्रेन के हॉर्न की आवाज से रचना वर्तमान में लौटी। उसके ससुराल का शहर आ गया था। जैसे ही रचना ससुराल लौटी, उसकी सास माला जी बोली, बेटा तेरा सामान कहाँ है? माला जी बहुत अच्छी महिला थी। रचना की शादी के बाद उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया था उसे। माला जी के सवाल पर रचना फिर से रो पड़ी और उसने सारी घटना अपनी सास को बता दी। माला जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने रचना को गले से लगा लिया और आराम करने को कहा। रचना जाकर अपने कमरे में लेट गई, मगर उसके आंखों से नींद गायब थी। रात को जैसे ही मनोज घर आया, उसने सारी बात मनोज को बताई तो बोला, मनोज तुम्हारा व्यापार क्या डूबा? मेरे भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से इतनी दूर सिर्फ भाभी की सेवा करने गई थी। मनोज बोला, दुख के दिनों में लोग अकेला छोड़ देते हैं, यह बात तो सुनी थी रचना, मगर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, ये आज देखा। तुम फिक्र मत करो रचना, यह हालात भी जरूर बदलेंगे और वापस हमारा नया किनारा जरूर आएगा। रचना बोली, आज से मेरा बड़े भाई भाभी से रिश्ता खत्म है। मनोज, मुझे उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना। और रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपना व्यापार फिर से जमाएंगे। वहां जैसे छोटे भाई रोहन और भाभी नंदिनी को ये सारी बात पता चली, दोनों ने रचना को बहुत फोन किए, मगर रचना ने किसी का फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि अपने पापा मोहन जी का भी फोन नहीं उठाया। मोहन जी को अपने बेटे बहू का यह व्यवहार देख बहुत दुख हुआ, मगर वे बेचारे अब कर ही क्या सकते थे। भाभी नंदिनी हर हफ्ते रचना को फोन करती, मगर रचना किसी का फोन उठाने को तैयारी नहीं थी। रचना बस अपने पति के साथ मिलकर उसका व्यापार वापस खड़ा करने में लगी थी और आखिर 4 साल की मेहनत रंग लाई। रचना और मनोज ने मिलकर वापस अपना व्यापार जमा लिया था। सारे लेन देन को वे लोग पैसे भी दे चुके थे, जिससे उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल गई थी। इन 4 सालों में रोहन और नंदिनी ने बहुत कोशिश की रचना को मनाने की, मगर रचना के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, इसलिए उसने मायके से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। हाँ, अपने पिता को फोन कर कभी कभार उनका हाल चाल पूछ लेती बस। रचना और मनोज अब वापस बुलंदियों को छू रहे थे। रचना ने खुशी से अपने पिताजी को फोन किया। वहां से मोहन जी बोले, आज बस हाल चाल पूछकर फिर मत काट देना बिटिया, मेरी पूरी बात सुनना। तेरा पिता भी अब बूढ़ा हो चला है, जाने और कितने दिन रहूं या ना रहूं। रचना बोली, पापा ऐसी बातें ना करो, बोलो क्या हुआ? मोहन जी बोले, बेटा थोड़े दिन पहले ही हमारी काम वाली जमुना रमेश जी के घर चोरी करते हुए पकड़ी गई। जिस जमुना पर घर में सभी को बहुत विश्वास था, उसकी पोल अब जाकर खुली है। तेरे बड़े भाई भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। रचना बोली, पापा मेरे लिए अब यह सब बेफिजूल की बातें हैं, और चाहे भाई भाभी कितने भी शर्मिंदा क्यों ना हो, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा तेरे भाई राघव की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, जिस वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह डायलिसिस पर है बेटा, जाने आगे क्या हो जाए। तू सिर्फ उससे एक बार मिलने चली जा, वह तुझसे माफी मांगना चाहता है बस, और कुछ नहीं। भाई की बीमारी की बात सुनकर रचना का दिल प्रसिद्ध गया। आखिर थी तो वह भी एक बहन ही, हो ना हो खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। रचना ने मनोज को सारी बात बताई और दोनों अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने पहुंचे। राघव और सुरभि दोनों रचना को यूं अचानक देख बहुत खुश हुए। दोनों ने रचना से माफी मांगी। उतने में रोहन और नंदिनी भी आ गई। सभी एक दूसरे को इतने साल बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बातों ही बातों में रोहन से पता चला कि सभी ने अपनी किडनियां चेक करवा ली, मगर किसी की किडनी मैच नहीं हो पा रही है। रचना ने भी अपनी किडनी देने के लिए अपना चेकअप करवाया और रचना की किडनी मैच कर गई। रचना ने राघव को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई। आज तो राघव और सुरभि शर्मिंदगी के कारण जमीन में धंसे जा रहे थे। दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्तों में भी दरार आ जाती है, मगर मुंह से कड़वे वचन निकालने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जब कोई अपना ही घाव देता है तो फिर उस पर मरहम भी काम नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।